जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बात करेंगे एक बार फिर से एक अहम मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, रशिया और इंडिया के बीच जो ट्रेड है उसको लेकर बड़ी खबर आई है। और वो खबर ये है कि 2020 तक इंडिया और रशिया का जो ट्रेड था वो $10 बिलियन तक था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यानी कि अभी $66 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2030 तक 100 बिलियन पहुंचाने का टारगेट है। और रशिया की तरफ से ये बात भी कही गई है कि इंडिया और रशिया सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं है, हम ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, टाइम टेस्टेड है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको किस तरह से देखते हो, और ये जो ट्रेड इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ी है इसमें कौन से की फैक्टर्स रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए अंबर जी, इंडिया एंड रशिया का जो रिलेशन है, इट इज एन हिस्टोरिकल टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रशिया के साथ। आपको याद होगा 1971 में जब यूएसएसआर हो रहता था, तब अमेरिका ने अपनी सेवेंथ फ्लीट और यूके ने अपनी शिप भेजी थी इंडिया को अटैक करने के लिए। उस समय रशियन सबमरीन ने आके अमेरिकन सेवेंथ फ्लीट को रोका था। तो इतनी गहरी फ्रेंडशिप है हमारे पास। और आप जब भी अमेरिका पहले भारत के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाता था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया उसको वीटो करके उसको इनवैलिड कर देता था। सेकेंड, 1992 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तब रशिया को भारत ने सपोर्ट किया था। भारत एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री सपोर्टिंग अ सुपर पावर रशिया। आप सोच रहे होंगे कैसे? उस समय भारत को पे करना था 35,000 करोड़ रूबल्स में। 35,000 करोड़ रुपए पे करने थे रशिया को, सॉरी यूएसएसआर को, जो जब बाद में रशिया बन गया था। उस जी। समय रूबल की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। जैसे ही कंट्री डिसइंटीग्रेट होता है, रूबल अपना इंट्रिंसिक वैल्यू खो चुका था। जी। उसके बावजूद भी उस समय इंडिया ने उसी डेट को रीनेगोशिएट करके 31,500 करोड़ दिए थे। हम चाहते तो 100 करोड़ रुपया दे के एक्सचेंज रेट पे, मार्केट एक्सचेंज रेट पे दे के फिनिश कर सकते थे, पर हमने उनको दिया 31,500 करोड़। वी लिटरली बेल्ड आउट द सोवियत रशियन इकोनॉमी इन 1992 जब हमारी पोजीशन खराब थी। चलिए बात अभी आता हूं, आपने एक फिगर बताया $10 बिलियन। हाँ, 2010 से 20 अगर आप देखे जाए तो इंडिया और रशिया का ट्रेड 9 से $11 बिलियन ही रहता था, जिसमें इंडिया इंपोर्ट करता था कम से कम शायद 6 से $7 बिलियन, जो मेनली आर्म्स रहते थे, और एक्सपोर्ट करता था कम से कम $3-4 बिलियन के। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? आपको याद होगा 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था। उसके बाद सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कन्फिस्केट कर दिए थे और उनको स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटा दिया था। तब रशिया के पास क्या था? एक इंडिया का सपोर्ट था। जब इंडिया डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो रशिया बेचता था, वो इंडिया खरीद लेता था। अंबर जी, आपको जान के हैरानी होगी, आज इंडिया पर मंथ अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन ऑफ रशियन क्रूड खरीदता है। उसको प्रोसेस करके वो यूरोप को एक्सपोर्ट भी करता है। सेकेंड, रशिया इंडिया को आज 38% क्रूड एक्सपोर्ट्स करता है। ठीक है, उसके आप मैंने आपको बताया $3 बिलियन का फिगर, तो आप समझ लीजिए $35 बिलियन तो सिर्फ हमारा क्रूड इंपोर्ट है। उसके अलावा हम उनसे कोल इंपोर्ट करते हैं, हम उनसे फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, फूड इंपोर्ट करते हैं, आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। तो ये $66 बिलियन का कंबाइंड ट्रेड है, जिसमें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं $5 बिलियन और इंपोर्ट करते हैं $61 बिलियन। तो अभी है ट्रेड डेफिसिट $56 बिलियन का। तो आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया और रशिया का ट्रेड बड़ा भी है। आपने सुना होगा आईएनएसटीसी, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो हमने डेवलप किया है। उसके थ्रू हम रशिया के साथ ट्रेड चालू कर चुके हैं। अभी आपने पिछले दिन भी सुना होगा चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट, उसके थ्रू भी हम रशिया के साथ ट्रेड चालू कर दिए। अभी आपने बात की है $100 बिलियन की। ठीक है, उससे पहले पिछले महीने एक खबर आई थी, हमारे जयशंकर जी ने बोला था कि रशियन इंडस्ट्रीज को दे शुड टैप इनटू इंडियन मार्केट्स, दे शुड लुक फॉर इंडियन मार्केट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी
आपको समझना पड़ेगा कि रशिया इज होल्डिंग मैसिव अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, रूपी रिजर्व्स। ठीक है, हम लोग अभी ट्रेड डॉलर में नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग ट्रेड इन रूपी एंड रूबल। ठीक है, सो रशिया राइट नाउ इज होल्डिंग, एस्टिमेट बोलते हैं, लोग बोलते हैं $150 बिलियन ऑफ रूपी रिजर्व्स विद देम। अब रशिया को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, तो बीच में हमने उनको पेमेंट किया दिरहम्स में, कुछ पेमेंट हमने युआन में भी किया। तो अब जयशंकर साहब ने बोला है कि रशियन कंपनीज को आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए। तो पिछले दिन एक न्यूज आया था कि इंडिया और रशिया अभी के बीच में करार हुआ है कि वहां पे हम उनको 1920 वेगन्स और वंदे भारत ट्रेन बना के देंगे उनको, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा मेंटेनेंस में। रशियन फर्म्स विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज इन इंडियन रेलवे सेक्टर। तो एक बहुत तरीके से जो अक्यूमुलेटेड रुपीस है रशिया के पास, रशिया विल इन्वेस्ट इन इंडिया। तो एक तरह से जो हमारी पार्टनरशिप थी इकोनॉमिक, नाउ इट हैज बिकम स्ट्रेटेजिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रेड ट्रेड बढ़ता है ना मैम, तो बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ता है। हमारे टाइज डीप और इंटीग्रेट भी हो जाते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि 19 वर्ल्ड वॉर के पहले चाइना और जापान यूज्ड टू बी वेरी आर्च एनिमीज। फिर भी जापानीज कंपनीज आज चाइना में इन्वेस्ट करके रखे हैं, उनका ट्रेड बहुत ज्यादा है। ट्रेड कैन एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट टूल टू मर्ज डिफरेंसेस, टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जयशंकर साहब इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है उसको एलिवेट करना चाहते हैं एट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप में। जी। एक रिपोर्ट ये भी आई थी जिसमें ये मैंने पढ़ा था कि रशिया के पास 147 बिलियन डॉलर्स के वर्थ रुपीस उनके पास हैं। इस रिपोर्ट पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अब मैंने बताया कि हम $3 बिलियन के ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं एवरी ईयर, एवरी मंथ, और साल के 36 बिलियन। तो रशिया के पास ये रिजर्व्स, हम उनको वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, हम उनको रूबल और रुपी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट पर ईयर है $56 बिलियन है। तो रशिया के पास रुपीज है, रुपीज के करेगा क्या रशिया? उसको हुँ। कैसे न कैसे यूज तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया था कि वंदे भारत के अंदर रशियन कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। 55,000 ओके। करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो। उसको, वो जो अक्यूमुलेटेड रुपीज उनके पास है, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में टू सेटिस्फाई रशियन डिमांड। तो इसके कारण स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी इंडिया और रशिया के बीच में। जी। अभी जब पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे, तो उस समय प्रेज़िडेंट पुतिन ने ये बात कही थी कि रेलवेज़ तो हैं, बाकी जो ट्रेड और जो कुछ रशिया और इंडिया के बीच चल रही है, उसके अलावा इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उन्होंने की बात की थी कि रशियन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है। उसको किस तरह से देखती हैं? उधर भी कोई कुछ हमें होते हुए नज़र आएगा? देखिए, बहुत मैंने आपको बता दिया ना, ट्रेड जो होता है उसके बाद उसके बाद ये भी होता है कि हम कल्चरल टाइज भी हम बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा जी। राज कपूर की जो फ़िल्म आई थी आवारा हूँ, जो गाना हुँ। था वो रशिया में फ़िल्माया गया था। वो वहाँ पे बहुत फ़ेमस भी हुए थे। वो यूएसएसआर में हुआ था। तो ऑलरेडी हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज है, कल्चरल टाइज भी है रशिया के साथ। जो लैंग्वेज बैरियर्स है वो तो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आज की जिस हिसाब से ट्रांसलेटर्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके रशिया के अंदर आप देख लीजिए कितने रशियन टूरिस्ट आर कमिंग टू इंडिया आल्सो। कितने रशियन, वी सी रशियन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग इन मेनी कॉन्सर्ट्स। तो एक तरह से इंडिया और रशिया के बीच में बहुत डीप इन कल्चरल टाइज भी है, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बट एग्जिस्ट करता है। जी, नहीं कल्चरल तो है लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री को लेके कुछ उन्होंने इशारे किए थे कि कुछ हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पे या कुछ ऐसी पार्टनरशिप हम देख सकते हैं कि रशिया और इंडिया साथ में कुछ एंटरटेनमेंट या फ़िल्मों के कुछ प्रोजेक्ट्स करें या कुछ ऐसा? देखिए, नोएडा फिल्म सिटी बन रहा है, ठीक है? जी। और हुँ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत ही ट्राई कर रहे हैं कि उसको एक इंटरनेशनल हब सेंटर बनाएँ। तो मेरा हुँ। मानना है कि आगे जाके रशियन जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो नोएडा फिल्म सिटी में आएगा, और उसके कारण बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगा।
देखिए फिल्म इसके लिए यूज किया जाता है कि दोनों कंट्रीज के जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाया जाता है, जिसके जी, कारण उनके अंदर रिश्ते बने रहते हैं। नहीं तो आप सोचिए आपके कितने रशियन फ्रेंड्स हैं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ठीक है। जब ये फिल्म के जो काम आएंगे, पीपल और पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, इसके कारण दोनों के देशों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो एक बोलते हैं ना इनहिबिशंस है, जो हम एक तरह से कास्टिंग करके रख चुके हैं अपने दिमाग में, वो सब भ्रांतियां उसको दूर हो जाएगी, मेरा ये मानना है। जी, बिल्कुल, क्योंकि प्रेज़िडेंट पुतिन ने इशारे किए थे कि क्योंकि जो एंटरटेनमेंट फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो काफ़ी बड़ी है और हमारे जो लोग हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ पे, लोगों को बहुत पसंद आते हैं इंडियन फ़िल्म्स और म्यूज़िक, तो उधर भी कुछ हम आगे से उस दिशा में भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो 100 बिलियन डॉलर्स का टारगेट है 2030 तक, वो किस तरह से अचीव हो पाएगा? उसमें और क्या-क्या कुछ हम आगे शामिल होते हुए देख सकते हैं? देखिए, इंडिया ने क्या किया है, अभी आपने देखा होगा, इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पेट्रोलियम के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी हुँ, दे आर ओवर रिलायंट ऑन रशिया। रशिया हमें डिस्काउंटेड क्रूड दे रहा है, पर जैसे ही यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म होगा, तो मेरा मानना है ये डिस्काउंटेड जो ऑयल आ रहा है, वो बंद हो जाएगा। उसके कारण रशिया से हमारा जो क्रूड इंपोर्ट है, थोड़ा कम हो सकता है। हमने गयाना में अभी भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे। उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की थी, कि वो अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं गयाना से। तो मेरा मानना है कि थोड़ा-सा सेटबैक उधर आएगा, बट डिफेंस टाइज़ बढ़ेंगे। लोग आप फ़िल्म फ़िल्म के टाइज़ बढ़ेंगे, एजुकेशन में काम होगा। मैनी र इंडियन स्टूडेंट्स गो एंड स्टडी इन रशिया आल्सो। टूरिज्म में काम बढ़ेगा। मेरे ख्याल से इंडियंस डू नॉट रिक्वायर टू गो हैव वीज़ा फ्रॉम 2025। ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होंगे। रशियन इंडस्ट्रीज़ विल इन्वेस्ट इन इंडिया। तो मेरे हिसाब से आगे जाके ये 2030 में 100 करोड़ कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, जिसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, वो नैरो डाउन हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, 2020 तक रशिया वाज़ नॉट इवन इन द टॉप 20 ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। टुडे इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी, तो ये हम अगर रशिया और इंडिया के रिश्तों की बात करें, रशिया और इंडिया की काफ़ी बात होती है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो हम ख़ास तौर से बात करें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट की जाती है ग्लोबली। तो आपको क्या लगता है कि भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसमें क्या बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के रहते आए? जिसकी देखिए वजह से हम हर हर तरफ बैलेंस आउट कर पाते हैं। रशिया से भी हमारी अच्छी रिश्ते हैं, यूएस से भी हैं और चाइना से भी हैं, तो ये सारा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात की है हमने। हमने ये बोला है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। अगर आज भारत पहले रशियन हार्डवेयर, रशिया का इन्फ्लुएंस इंडियन आर्म्स में इट यूज्ड टू बी 65%, 65 to 70% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर यूज्ड टू कम फ्रॉम रशिया। वो आज कम हो गया 45% पे। फ्रांस का बढ़ गया 49% पे, अमेरिका आ चुका है। वैसे ही अलोंग विद रशिया इवन यूनाइटेड स्टेट्स हमें तेल बेचता है। तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिखता है लोगों को, उनको लगता है कि स्ट्रांग इंडिया, रेजिलिएंट इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, इकोनॉमिक सॉवरेन इंडिया इज बेनिफिशियल टू बोथ अमेरिका एंड रशिया। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ही एंजॉयज द गुड केमिस्ट्री विद डोनाल्ड ट्रंप एज वेल, एंड ही एंजॉयज गुड केमिस्ट्री विद व्लादिमीर पुतिन। आपको याद होगा 2 साल पहले यूक्रेन युद्ध करने से पहले 6 घंटे के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिकली बात की जा रही है कि उसमें इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने टाइम एंड अगेन यूरोपियंस जिन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है टू फंड द रशियन वॉर बाय बाइंग द क्रूड परचेस, उसको बहुत बहुत उनको अपनी उनकी भाषा में उनको समझाया भी है।
तो इनफैक्ट जी बिल्कुल आपने ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एस जयशंकर साहब से ये बात जब पूछी गई थी किसी फॉरेन विजिट के दौरान, तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया था। तो जी आप प्लीज कंटिन्यू। हाँ, उन्होंने बोला है ना कि यूरोप प्रॉब्लम्स का तो ऐसा है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स ही नजर आते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स तो आपको दिखते नहीं है। वेरी क्रूडली उनको बोल दिया गया है, उनको मतलब समझा आपकी दिया गया प्रॉब्लम है। दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम से आपको कोई लेना देना नहीं है। इन यस, शॉर्ट। हाँ, तो एक्चुअली एक ये भी है ना कि पहले हम विदेश मंत्री को इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हुए देखते नहीं थे, और विदेश मंत्री हमारे काफी चर्चा में रहते हैं ग्लोबली। जिस तरह से वो मीडिया और इस तरह के सवालों का जवाब देते हैं, मतलब इट्स अमेजिंग। सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से रशिया और इंडिया के रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, कई सारे हमने फैक्टर्स पे बात की कि किन फैक्टर्स की वजह से हम $66 बिलियन की ट्रेड जो हमारे बीच रही है, इंडिया रशिया के बीच कैसे पहुंची है। इस पे बहुत चर्चा होती है। इनफैक्ट पाकिस्तान को इस पे बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि देखो इनके रिश्ते तो यहाँ से पहुंच गए, 66 बिलियन की ट्रेड हो रही है इनके बीच में। आखिर पाकिस्तान और सबको क्यों परेशानी हो रही है इस बढ़ती ट्रेड पार्टनरशिप से? देखिए पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान जी, ही वॉज विलिंग टू हैव ट्रेड टाइज विद रशिया। इनफैक्ट जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहीं वॉज पे देयर इन पहुंच गए यूक्रेन। उसी दिन। हाँ, तो उसमें इसमें इसके कारण उनको तख्ता पलट हुआ और वहां पे जो जनरल है आसिम मुनीर, उन्होंने हम्म। पाकिस्तान के अंदर रेजिम चेंज करा के शहबाज शरीफ को इंस्टॉल किया। शहबाज शरीफ इज अ यूएस एंड अ चाइनीज स्लेव। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग फॉर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। वो ट्रेड टाइज बढ़ा रहे थे ईरान के साथ, वो ट्रेड टाइज बढ़ा रहे थे रशिया के साथ। तो ये यूएस को समझ में नहीं आ रहा था। और आपने देखा आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ द सिविल वॉर। पाकिस्तान इज ऑन वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तान इज ऑन वर्ज ऑफ बाल्कनाइजेशन। तो हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है। आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान इज आस्किंग $7 बिलियन फ्रॉम आईएमएफ एज एड। हमारा जो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट है इट इज 1,20,000 करोड़, डबल द अमाउंट। तो आप सोच लीजिए, हम कश्मीर को 1,20,000 करोड़ का हम उनको डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं और पाकिस्तान 56,000 करोड़ की भीख मांग रहा है आईएमएफ से। ऐसी हालत है। बिल्कुल, हालत तो है ही, लेकिन उसके लिए भी वो भारत को ही ज़िम्मेदार ठहराता है कि क्योंकि भारत एक एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन में, एक पावरफुल पोज़ीशन में है, तो वो प्रेशर डालता है कि इन पे सख्ती की जाए और इनको लोन ना दिया जाए और ये सारी चीज़ें। हालाँकि भारत खुद भी IMF की अगर बात की जाए तो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है उसमें। आप उस पे क्या कहते हैं कि भारत हर चीज़ का इल्ज़ाम भारत प्रेशर बनाता होगा इनफैक्ट, क्योंकि हमारे उनसे जेन्युइन जो क्वेश्चंस हैं जो जिसको लेकर कभी पाकिस्तान जवाब नहीं देता है। इनफैक्ट 26/11 भी गया है और जो उसके ज़िम्मेदार आतंकी हैं उनको उसने आज तक बचा कर रखा हुआ है। तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए भारत चाहता है कि जो आईएमएफ के लोन जो $7 बिलियन आए, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड टू पे द चाइनीज डेट। चाइना को पाकिस्तान चाइना को $30 बिलियन देना है। हुँ, और आईएमएफ के जो लोन होते हैं कंडीशनल होते हैं, आपको रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया गया। अभी भी उनकी एड रुकी हुई है, उनको एक स्पेसिफिक ट्रांच के ऊपर मिलता है, अगर वो करते हैं तो उनको रिलीज किया जाता है। और सेकंड, मेरा ये मानना है कि भारत ने अभी तक तो पाकिस्तान के साथ कुछ किया ही नहीं है। जिस दिन वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर देगा, पाकिस्तान का जीना हराम हो जाएगा। पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा, भूखमरी हो जाएगी। पाकिस्तान विल बिकम द सोमालिया ऑफ एशिया, इट विल बिकम द रवांडा ऑफ एशिया। और वहां पे इतनी लूट खसोट बन जाएगी कि पाकिस्तान के 4 नहीं कम से कम 8-10 टुकड़े हो जाएंगे। 4 की तो एंटीसिपेट अब को अभी भी करते हैं लोग, कहते हैं पीओके हमारा हमारे पास आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और इन सब की बात होती है, सिंध की बात होती है, पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान के नाम पर। वो किसके पास जाएगा? देखिए पाकिस्तान, मुझे लगता है कि कुछ ये लोग मानेंगे नहीं, पर मेरा ये मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा
द रेडिकल्स इन द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो रिवोल्ट करेंगे अपनी आर्मी में, और वहां के न्यूक्लियर वेपन्स विल कम इन द हैंड्स ऑफ दिस रेडिकल्स। तब एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बनेगी जिसके अंदर इंडिया लीड करेगा विद सपोर्ट ऑफ चाइना, रशिया एंड अमेरिका एज वेल, और इवन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आएंगे टू डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान, टू डिवाइड पाकिस्तान, टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। वो होने वाला है। आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन से पहले उनका डी न्यूक्लियराइजेशन होगा, और इसमें इंडिया विल सारे कंट्रीज बोलेंगे कि इंडिया को आप एडमिनिस्टर करिए इस लैंड को। तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ही सालों में पाकिस्तान का जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, उधर जो तबाही होगी, आप सोच नहीं पाएंगे। जी, बिल्कुल, फिलहाल तो अब क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा ज़ोन है, एक ऐसी कहें कि एक ऐसा स्टेट है जिसको अलग-अलग पावर्स अपने-अपने इस्तेमाल और अपने-अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करते आए हैं मैं और मुझे लगता है कि मैं, यही बत, वजह है कि मैं आजकल लोग बताता हूँ कैसे डिवाइड होगा पाकिस्तान को। पीओजे के इंडिया में आ जाएगा, जो ऊपर का जो पोर्शन है वो अफगानिस्तान ले जाएगा, और थोड़ा सा पोर्शन चाइना ले लेगा क्योंकि उसका सीपेक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अमेरिका शायद कराची ले ले, और सिंधु देश के अंदर जो हिंदू डोमिनेटेड है वो इंडिया में मर्ज हो जाएगा। बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बनेगा। ईरान के अंदर भी जिस पोर्शन को जो जिन्होंने उन्होंने बलूचिस्तान का जो पोर्शन उन्होंने ऑक्यूपाई किया है वो फ्री हो जाएगा। यू विल फाइंड न्यू नेशंस लाइक तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान, जो जिंगजियांग प्रोविंस है, वो एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा कुछ सालों में, आप देख लीजिएगा। लेट्स सी, वो तो टाइम बताएगा कि आने वाले वक़्त में क्या होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन के का दावा करते हैं और कहते तो हैं कि मैं बहुत अंबर जी अंबर जी पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन की बात तो बहुत करते हैं, पर कैसा होगा कोई नहीं बोल रहा है। हम हाँ जी, बात वो कर रहे हैं। मैं अभी बोलने वाली थी कि मैंने आपसे सवाल किया था कि कैसे होगा? ये तो एंटिसिपेट लोग करते हैं, बाकी कैसे होगा? क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर पंजाब को लोग कहते हैं कि पंजाब छूट जाएगा पाकिस्तान के नाम पर, तो उसको कैसे कैसे जी। पंजाब एक छोटा सा टेरिटरी रहेगा, पंजाबिस्तान वो ही रहने वाला है। बाकी सब नई कंट्रीज बन जाएगी, और ये सब होंगी सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी डिफेंस और इकोनॉमिक मैटर्स को डिफेंड करेगी। बाकी सब बोलेगी आप अपना पार्लियामेंट चुनो, आप अपने रिमाइंडर चुनो, आप अपने आप को सेल्फ गवर्न करो। ठीक है, आपको इंडिया के अंदर से कोई भी आपको यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ से इनटू द इंडियन वोटिंग सिस्टम। आपको उधर नहीं आना चाहेगा, आप इंडिया के सैटेलाइट स्टेट बनोगे। और ये काम आप नोट कर लीजिए, खुद अमेरिका और चाइना बोलेगा कि आप इनको संभालिए। उनके बस की रह नहीं जाएगी ना इनको सँभालने यस। का। एनीवे, बहुत-बहुत शुक्रिया उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।